नमस्ते, जय हिंद। इनसाइड स्टोरी के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बात फिर से ईरान की करेंगे और पिछले 48 घंटों में क्या घटा है, इसकी वजह से अगले 48 से 72 घंटों में क्या हो सकता है, इस पर ज़रा गौर फरमाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खamenei और ईरान की मसल पावर से डर गए हैं, और क्या इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री कार्रवाई पर गो स्लो या पॉज का बटन दबा दिया है? क्या वजह है कि पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने आयतुल्लाह खamenei को मारा तो यहाँ से हम पूरा बवाल काट देंगे, जंग का ऐलान हो जाएगा। फिर अगर खamenei को टारगेट किया तो खुली ओपन जंग है। मैं आपको बार बार इनसाइड स्टोरी में बता चुका हूं कि ईरान वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा ईरान में तख्ता पलट करना या खamenei रेजीम को हटाना। कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी कि पिछले 47 सालों से, पिछले 47 वर्षों से खamenei का कब्ज़ा ईरान के तख्त पर है और उन्हीं के द्वारा लीडर्स अपॉइंटेड होते हैं और उन्हीं की वहाँ सत्ता चल रही है। सरकार भी उनकी, सत्ता भी उनकी। तो और ये पहली बार नहीं है कि ईरान के खिलाफ या तो सैंक्शंस हुए हैं या ईरान के खिलाफ एक्शन हुआ है, वो भी पश्चिमी ताकतों द्वारा, अमेरिका द्वारा। सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई देश अगर सैंक्शन झेल रहा है तो वो रूस नहीं है। रूस से ज़्यादा सैंक्शंस ईरान पर है। ईरान के तेल पर ट्रंप की नज़र है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रंप जो अपने सेकेंड टर्म में इस बात को फोकस करके इस बात पर आमादा है कि किसी तरह दुनिया में, विश्व में स्थिरता ले आएं। और विश्व को अस्थिर करने वाली कुछ ताकतों में से, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चीन शामिल है, सबसे आगे, सबसे शायद ऊपर नाम ईरान का आता है। देखिए, जितने भी सबसे ज़्यादा ग्लोबल टेररिस्ट रिजीम्स हैं, तंजीमें हैं, उनको फंडिंग, उनको ट्रेनिंग, उनको बैकिंग ईरान दे रहा है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोग अगर कोई नेशन है तो वो ईरान है। ईरान अपने आसपास के सुन्नी देशों से लड़ चुका है। वो अपने आसपास के सुन्नी देशों में भी खलल पैदा कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन जिहाद, इस्लामिक जिहाद और ऐसे हूतीस और ऐसे बहुत सारे आउटफिट्स हैं जिनको की सीधी फंडिंग ईरान की तरफ से जाती है। आप याद रख करिए कि आयतुल्लाह खamenei के बुलाए बड़े गैदरिंग में हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन सब के जो मेन लीडर्स हैं वो भी बैठे हुए थे। और सबसे ज़्यादा यहूदियों का खात्मा, इस बात को फैलाने की बात, एक रेडिकल थॉट प्रोसेस को फैलाने की बात अगर कोई करता है तो आयतुल्लाह खamenei और उनकी लीडरशिप करती है। लेकिन ईरान खुद काफ़ी विकसित है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मसल पावर में, अपनी मिलिट्री पावर में, और वो उसने अपने बल पर किया है। दुनिया के कुछ देशों को, जैसे कि चीन है, भारत है, कुछ और भी देश हैं, भारत तो ज़्यादा अब खरीदता नहीं, पहले खरीदता था ईरान से तेल, कोविड के काल में खरीदा गया था। लेकिन अगर आप देखें तो इन देशों को अपना तेल बेचकर ईरान ने बहुत पैसा कमाया है, धन कमाया है। और जो नॉन सैंक्शंस रूट है, जो अंडरवर्ल्ड का रूट है, ड्रग कार्टेल्स का रूट है, यहाँ से भी ईरान ने बहुत पैसा कमाया है। ईरान की 2/3 इकॉनमी पर खamenei ख़ानदान और IRGC, इनके जो उनके लीडर्स हैं, उनके वफादार हैं, उनका कंट्रोल है। तो ईरान में तख्ता पलट करना उतना आसान नहीं। लेकिन अगर खamenei का खात्मा हो जाता है, अचानक से जो उनकी सत्ता को कंट्रोल करने वाली जो एंटिटीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैरालाइज कर दिया जाता है, तो रातों रात ईरान के अंदर तख्ता पलट पॉसिबल है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं। और ये एक बात बार बार कह चुके हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम पूरे ईरान को बर्बाद करके जाएंगे। ईरान को जैसे वो है वैसे रहने नहीं देंगे, पूरी तरह से उसका दमन और उसको बर्बाद करके ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये जैसे पहले तानाशाह राजा हुआ करते थे या लोग हुआ करते थे, एक बार वो सत्ता में आ गए तो हमेशा यही कहते थे कि अगर मेरा राज्य गया तो पूरा राज्य भी गया। तो यही बात बार बार खamenei की तरफ से भी कही गई है या खamenei ख़ानदान और उनकी लीडरशिप के द्वारा भी कही गई है।
अभी ईरान में आप कहें तो रविवार को और आज सोमवार को अगर मैं आपको कहूं तो पिछले 24 से 36 घंटों के बीच पहली बार ईरान की सरकार ने यह कबूला है कि हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया है, लोग मरे हैं ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चले। जो प्रदर्शनकारी थे उनको ट्रंप ने कहा कि देखो आप अपने प्रदर्शन और आंदोलन को तेज रखो, उसको बनाए रखो, सड़कों पे निकलो और अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशंस पर काबिज हो सकते हो, कब्जा कर सकते हो तो कर लो। लेकिन वो प्रदर्शनकारी इस उम्मीद में थे कि शनिवार या रविवार को ट्रंप मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप कुछ ऐसी स्ट्राइक, ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे कि खमनेई रिजीम की कमर टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें उसकी बजाय हुई। ईरान की लीडरशिप, जो अभी मौजूदा लीडरशिप है, उसने किसी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कई आला अफसरों के साथ राब्ता किया और कुछ बातों पर आमादा हो गए या एक दूसरे को उन्होंने मना लिया। पहली बात कि वो करीब 800 प्रदर्शनकारियों को सरेआम सबके सामने फांसी की सज़ा सुनाने वाले थे, तो उन्होंने वो सज़ाएं नहीं सुनाई। इरफान सुल्तानी को भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई। तो ये जो डिले हुआ, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा ठीक है, अगर आप अपनी बर्बरता पर अंकुश लगा रहे हो तो मैं भी थोड़ा रुकूंगा। दूसरी बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जो उनकी अटैक स्ट्राइक टीम, जो यूएसएस लिंकन के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं, उनको अरब सागर और खाड़ी इलाके में पहुंचना और ईरान से करीब 200 किलोमीटर की दूरी तक आकर फायरिंग रेंज में पहुंचने के लिए अभी भी कम से कम 18 से 24 घंटे और लगेंगे। तो मंगलवार को ही ये पूरी स्ट्राइक फोर्स वहां पहुंचेगी। एक कोऑर्डिनेटेड, शॉर्ट, शार्प, इफेक्टिव स्ट्राइक को करने के लिए सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा, एक एक करके नहीं। और ट्रंप भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी युद्ध लंबा खिंचे। तो अगले 24 से 48 घंटे में अगर सत्ता पलट करना है तो उसके लिए ट्रंप को इजराइल का साथ चाहिए होगा, ट्रंप को यूएई का साथ चाहिए होगा, ट्रंप को बहरीन का साथ चाहिए होगा, ओमान का साथ चाहिए होगा, ट्रंप को जॉर्डन का साथ चाहिए होगा, लेबनान का साथ चाहिए होगा, इजिप्ट का साथ चाहिए होगा। इन सभी देशों में जहां पर उसके बेसिस हैं, इन सब का उसको साथ चाहिए होगा। साथ में इजराइल भी होगा। और जो लोग मान लीजिए इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान के अंदर, उनको अपनी कार्रवाई वहां करनी होगी। एक बहुत बड़ा मैसिव साइबर अटैक करना होगा जिससे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और रिटेलिएशन पावर ईरान की पूरी तरह से नेगेट हो जाए। जब तक आप उसके कंट्रोल सिस्टम्स को डाउन नहीं करते, उस ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और ईरान ने रिटेलिएशन में, अमेरिकी कार्रवाई के रिटेलिएशन में अगर सऊदी अरब पर बम छोड़ दिया या यूएई पर बम छोड़ दिया या बहरीन पर बम छोड़ दिया, जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, वहां बम गिरा दिए, यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर अस्थिरता आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। जबकि ये सारे देश मॉडरेट होने की तरफ काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर स्थिरता ला करके कट्टरपंथी से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इस्लाम के नाम पर एक होने पर मजबूर हो जाएंगे, बावजूद इसके कि ये आपस में लड़ रहे हैं। कुवैत में भी यूएस के बेसिस हैं, कुवैत में तेल के खदान हैं, और अगर इन ऑयल वेल्स को जानबूझकर ईरान की रेजिम ने जाते जाते टारगेट कर दिया और उनमें बम गिराकर आग लगा दी, तो इन सभी देशों को करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसकी भरपाई वो यूएस से एक्सपेक्ट करेगा। और फिर ये पूरा रीजन इतना अस्थिर हो जाएगा कि यहाँ पर युद्ध काफ़ी लंबा चलेगा। वहीं पर वो गाज़ा में पीस अकॉर्ड चाहते हैं, पीस बोर्ड चाहते हैं और गाज़ा की डेवलपमेंट चाहते हैं ट्रंप। तो उसमें ये खाड़ी देश और ये यूएस के, ये मिडिल ईस्टर्न देश साथ ना दें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी कार्रवाई ट्रंप को करनी है, इस तरह से करनी है कि नुकसान खमनेई को हो, सत्ता पलट ईरान में हो, लेकिन आम ईरानियों की जान ना जाए और आसपास के जो मुस्लिम देश हैं उनको इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। यानी कि 5 चीज़ों का एक साथ होना आवश्यक है, तब तक ट्रंप अटैक नहीं कर सकते। वो 5 चीज़ें हैं। एक, बहुत बड़ा साइबर स्ट्राइक जिससे कि उसकी सारी इंस्टॉलेशंस डाउन हो जाएं। दूसरा, सबसे बड़ा पावर आउटेज, पूरे ईरान के अंदर बिल्कुल भी कोई भी पावर नहीं होना चाहिए कुछ घंटों के लिए। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। तीसरा, इस दौरान जब ये 2 साइबर अटैक और पावर आउटेज हो, उस वक्त
जो ईरान के अंदर उनके एजेंट्स मौजूद हैं या इजरायली मोसाड मौजूद हैं या फिर प्रो डेमोक्रेसी जो डिसिडेंट्स मौजूद हैं, उनको आईआरजीसी और बस्ट मिलिशिया और खमेनेई ख़ानदान या खमेनेई लीडरशिप के टॉप लीडर्स को उनका खात्मा करना पड़ेगा। चौथा, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स करने पड़ेंगे। कहाँ पर? बस्ट मिलिशिया और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पर और ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, ताकि इनमें से कुछ भी सक्रिय ना हो पाए, ये कहीं पर भी चल ना पाए और मास स्केल वहाँ कैजुअल्टीज़ हों। और पांचवा, लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ईरान के सभी एयर बेसिस, मिसाइल बेसिस और उनके साइलोस को ध्वस्त करना पड़ेगा। ये सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा। ये जब तक एक साथ नहीं होता तब तक ईरान पर कब्जा करना या ईरान में तख्ता पलट करना मुश्किल तो है ही, लगभग नामुमकिन है। और ट्रंप शायद ये जानते हैं, इसीलिए थोड़ा वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ट्रंप कब क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता। ईरान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं उसको अधिकांश लोग गीदड़ भभकी मान रहे हैं, लेकिन ईरान और उसकी लीडरशिप, उनका दिमाग घूम गया। काफ़ी सरफिरा देश है, उन्होंने स्ट्राइक्स की, उनको आशंका लगी तो वो उससे पहले ही मिसाइल छोड़ सकते हैं, इससे पहले कि ट्रंप कोई कार्रवाई करे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे और ईरान की जनता को भी ले डूबेंगे। तो ये बहुत बड़ा वेइंग स्केल है और एक जियोपॉलिटिकल इसकी डायनामिक्स है जिसको समझना आवश्यक है। और इसीलिए इतने प्रेशर में आकर भी ईरान अभी भी घूमकर ट्रंप को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हें टारगेट करेंगे, हम तुम पर मिसाइल छोड़ेंगे, हम इसको ऑल आउट वॉर करेंगे। ईरान का साथ देने वाले बहुत सारे देश नहीं हैं, लेकिन उसके आसपास के देश इसी बात से चिंतित हैं कि ईरान पर हो रही कार्रवाई का खामियाजा उनके देश और उनके देशवासियों को ना भुगतना पड़े। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे ये सिर्फ ट्रंप जानते हैं। लेकिन क्या ट्रंप ईरान पर कार्रवाई करने से पूरी तरह से मुकर गए हैं? नहीं। ट्रंप का लक्ष्य है कि अगले 1 महीने के अंदर ईरान में पूरी तरह से सत्ता पलट हो, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि जब तक ईरान के अंदर एक लिबरल डेमोक्रेटिक सरकार जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी या वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के साथ काम करेगी, जब तक वो वहाँ काबिज नहीं होती, तब तक गाज़ा का ये जो पीस बोर्ड है और गाज़ा और फिलिस्तीन का जो रीडेवलपमेंट प्लान है, और वो तब तक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमास फिर से सक्रिय होगा, हिजबुल्लाह फिर से सक्रिय होगा और वहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी उसमें फिर से खलल होगी। तो ये एक लार्जर गोल है जिसकी वजह से अगर इस पूरे रीजन में आपको पीस चाहिए तो ईरान में सत्ता पलट ज़रूरी है। खमेनेई का खात्मा कर कर ही क्या ये सत्ता पलट हो सकता है, या खमेनेई रिजीम के अंदर एक बीच का रास्ता निकल के आता है, ये आगे देखने वाली बात है। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटा अल्प विराम है। अगले 2-3 दिनों के अंदर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड कार्रवाई होने वाली है।